जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचारों को। भारतीय सेना अब ईवीटोल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और ईवीटोल यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि बिजली से चलते हैं, इनका इस्तेमाल ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक को ले जाने के लिए किया जाएगा। इवन मेडिकल इमरजेंसी, इवन इनका इस्तेमाल दूर दराज के इलाकों में ऑपरेशन के लिए भी किया जा सकता है। इवन दोस्तों, इंडियन आर्मी का इंटरेस्ट ईवीटोल में इसलिए भी है क्योंकि हेलीकॉप्टर की तुलना में ईवीटोल सस्ते, काफी शांत और इनको मेंटेन करना काफी ईजी होता है। पार्ट्स भी कम होते हैं, मतलब मशीन खराब कम होती है। इवन इन्हें हेलीपैड या फिर रनवे की जरूरत नहीं होती, ये सीधे जमीन से उड़ते हैं, चाहे पहाड़ हो या फिर जंगल। कहा यह जा रहा है कि इनका इस्तेमाल फौजियों को ले जाने के लिए किया जाएगा। इवन इसके जरिए एमुनेशन और जो राशन है उसकी सप्लाई की जा सकती है और इवन सीक्रेट मिशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि हेलीकॉप्टर की तुलना में ज्यादा शांत होते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में ईवीटोल पर काम नहीं हो रहा, बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस वक्त इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें कि सरला एविएशन, जिनका शौर्य ईवीटोल तैयार किया जा रहा है। ये 680 किलोग्राम का सामान या फिर लोगों को ले जा सकता है। 160 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसके अलावा वीटोल एविएशन इंडिया अभियान ENU 800 पर काम कर रहा है और ये जो ड्रोन है वो 200 किलोग्राम के भारी ड्रोन्स होंगे। कार्गो और मिलिट्री मिशंस के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, यानी कि हर जगह पर चार्जिंग पॉइंट बनाने ज़रूरी है। बैटरी परफॉर्मेंस देखी जानी चाहिए, ऊंचाई, ठंड या गर्मी में बैटरी कैसे ऑपरेट होगी। इवन इसके लिए भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इवन दोस्तों, अभी तक लंबी मिशन और भारी सामान ले जाने की जो क्षमता है वो काफ़ी सीमित है। और इवन DRDO और IIT जैसे जो संस्थाएं वो स्टार्टअप के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर किया जा सके। इवन दोस्तों, जो ई-प्लेन और सरला एविएशन है वो विदेशी एक्सपर्ट्स और भारतीय तकनीकी टीमों के साथ मिलकर लोकल प्रोडक्शन की तरफ कदम बढ़ा रही है। और भारतीय सेना भी अब इस टेक्नोलॉजी की ट्रायल और इवैल्यूएशन के प्रोसेस में है। मतलब साफ है कि ईवीटोल टेक्नोलॉजी भारतीय सेना के लिए फ्यूचर का एक बड़ा सॉल्यूशन बन सकती है। और ये मशीनें दोस्तों हेलीकॉप्टर का एक सस्ता, हल्का और ज़्यादा सुविधाजनक ऑप्शन बन सकता है। और अगर ये परीक्षण सफल होते हैं तो इवन इससे कई सारे फायदे हमारी आर्म फोर्सेस को मिलेंगे। फिलहाल आपको भी क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना को अब अमेरिका से मिलने वाले अपाचे AS-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगी। हालांकि इस डिलीवरी की आखिरी तारीख फरवरी 2024 थी और अब 18 महीनों की देरी इस पूरे प्रोजेक्ट पर हो चुकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि पहले 3 हेलीकॉप्टर जुलाई 2025 में आएंगे, बाकी के 3 अक्टूबर-नवंबर 2025 में आएंगे। हाल ही में दोस्तों, भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत को अब काफी तेजी से रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैयार करना होगा जो कि स्पेशली स्टेल्थ फाइटर जेट को पकड़ सकें, जैसे कि चाइना का J-20 और पाकिस्तान को मिलने वाला FC-31 जैसे एयरक्राफ्ट। इवन उन्होंने कहा कि इस तरीके के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से भारत को सावधान और तैयार रहना होगा, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी J-20 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो भारतीय बॉर्डर के पास डिप्लॉय किए हैं और इवन पाकिस्तान ने भी ये काम करना ही है। और यही नहीं, पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी YLC-8E जैसा एंटी स्टेल्थ रडार भी है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि VHF/UHF रडार हमें तैयार करने होंगे जो कि बड़ी वेव पर काम करते हैं और स्टेल्थ को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा मल्टी बैंड रडार इंटीग्रेशन करना होगा, यानी कि VHF, UHF और S बैंड सब मिलकर एक साथ काम करने चाहिए। और इवन क्वांटम और पैसिव रडार का भी इस्तेमाल होना चाहिए। ये ऐसे रडार होते हैं जो बिना कुछ भेजे आसपास के रेडियो सिग्नल से ही स्टेल्थ चीज़ों का पता लगा सकते हैं। मतलब साफ है कि भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए नई जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार जल्द से जल्द तैयार करने होंगे। प्रोजेक्ट कुशाह भी भारत का तैयार हो रहा है और इसके साथ होगा AI बेस्ड एंटी स्टेल्थ रडार। मतलब साफ है कि दोस्तों, भारत केवल काउंटर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम करना चाह रहा है, क्योंकि भारत के पास अभी कोई स्टेल्थ फाइटर जेट तो है नहीं और AMCA के आने में कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं। तो ऐसे में हमारी कोई योजना भी नहीं है कि हम किसी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को कंसीडर करें, भले रशिया का SU-57 हो या फिर अमेरिका का F-35। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स एक और गेम चेंजर हथियार खरीदने वाली है और ये हथियार है एयर लोरा मिसाइल। बाकायदा ये हथियार दोस्तों रैमपेज से भी ज्यादा शक्तिशाली और घातक हथियार है। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रैमपेज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया था। रैमपेज भी एक सटीक और तेज हथियार है, लेकिन इसे लॉन्च करने के लिए फाइटर जेट को दुश्मन के काफी करीब जाना पड़ता है। मतलब है कि जोखिम इससे बढ़ता है। बाकायदा इंडियन एयरफोर्स के जागवार फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के सुकुरी एयरबेस पर अटैक किया और उनके UAV हैंगर को तबाह कर दिया। ऐसे में दोस्तों, जो एयर लोरा है वो काफी गेम चेंजिंग वेपन सिस्टम माना जा रहा है, खास करके इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक और स्टेल्थ यानी कि ALCM मिसाइल है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज दोस्तों 400 किलोमीटर है, स्पीड सुपरसोनिक है
और इसे Su-30 MKI राफेल तेजस Mark 1A में भी लगाया जा सकता है। एयर लोरा के मिल जाने से दोस्तों इंडियन एयरफोर्स दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में घुसे बिना उन पर बड़ा अटैक कर सकती है। पायलटों की सुरक्षा बढ़ेगी इससे, क्योंकि मिशन स्टैंड ऑफ दूरी से किया गया है। ऐसे में दोस्तों भारत पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है। इवन दोस्तों सबसे पहले एयर लोरा को Su-30 MKI में लगाया जाएगा, जिसके लिए इजरायली एयरस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच एक MOU साइन हो चुका है। मतलब यह है कि अब राफेल तेजस जैसे फाइटर जेट में इस मिसाइल को इंटीग्रेट करने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा DRDO ने भी एक नई स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है और ये प्रोजेक्ट है गांडीव, जो कि अस्त्र मार्क 3 मिसाइल से जुड़ा हुआ एक नया वेरिएंट होने वाला है। और ये जो गांडीव प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल होगी, हल्की और छोटी मिसाइल होगी। इसका डिजाइन भी स्टेल्थ होगा और स्पीड होगी सुपरसोनिक। SFDR टेक्नोलॉजी दोस्तों, जिसमें कि एक रैमजेट इंजन होता है जो कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन से फ्यूल को बर्न करता है। और इसका फायदा ये होता है कि मिसाइल का वजन कम होता है, लंबी दूरी तक तेज स्पीड से ये उड़ सकती है। इसे छोटा और स्टेल्थ बनाना आसान भी हो जाता है। और ये मिसाइल दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके जरिए हम दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकते हैं और काफ़ी तेजी से उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और इससे भारत की जो स्वदेशी मारक क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी बात करूँ इस प्रोजेक्ट की कि ये किस स्टेज पर पहुंच चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी शुरुआती डिज़ाइन पर है ये प्रोजेक्ट। और DRDO के पास पहले से ही SFDR टेक्नोलॉजी का एक एक्सपीरियंस है। मतलब साफ है कि इस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं DRDO की लैब डील देहरादून ने 2 नए कम्युनिकेशन सिस्टम का जोशीमठ उत्तराखंड में फील्ड ट्रायल पूरा किया है। और ये 2 सिस्टम दोस्तों SDR मैनपैक और CTCS है। SDR मैनपैक यानी कि एक हल्का और कंधे पर ले जाने वाला रेडियो सिस्टम है, और जो CTCS है वो एक कॉम्पैक्ट ट्रांस हॉराइजन कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि लंबी दूरी तक बिना रुकावट कम्युनिकेशन करने वाला सिस्टम माना जाता है। और इस टेस्ट में दोस्तों खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, CAPF मौजूद थे। और इवन दोस्तों यहाँ पर ITBP, SSB, BSF, असम राइफल, IB, NSG, CRPF और CISF के भी लोग मौजूद थे। और ये ट्रायल दोस्तों स्पेशली पहाड़ी और कठिन इलाकों में किया गया, जिसका मतलब था कि दोनों सिस्टम का रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया जाए। और आखिरकार नतीजा ये निकला कि दोनों सिस्टम ने बेहद मजबूत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस दी है। ये सिस्टम दोस्तों यूजर्स के द्वारा तय किए गए जो स्टैंडर्ड्स है उन पर खरे भी उतरे, और ये एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है, जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से स्वदेशी और महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को विकसित करने को लेकर है। इससे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को बॉर्डर और जो दुर्गम इलाके हैं उनमें तेज, सुरक्षित और दूर दराज कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मिलेगी। वहीं इंडियन नेवी को अब जल्द ही मिलेगा नया ताकतवर स्टेल्थ युद्धपोत तमाल, और इसे आज रशिया में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और इस जंगी युद्धपोत को यंत्र शिपयार्ड रशिया ने बनाया है, और इवन भारत की टीम ने रशिया में रहकर इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी भी की है। इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो और सेवर्नाई डिजाइन ब्यूरो ने मिलकर डिजाइन किया है। और ये दोस्तों भारत का विदेश में बना अंतिम जंगी युद्धपोत है। तमाल में अभी 26% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इसमें 33 मेड इन इंडिया सिस्टम लगाए गए हैं, और ये अपने साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जा सकता है। इसमें नई 100 mm की गन, वर्टिकल लॉन्च मिसाइल, 30 mm की CIWS, हैवी टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट्स लगे हैं। साथ ही साथ इसमें हमसा NG Mark 2 सोनार, सर्विलांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया। इवन हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल क्षमता भी है इसकी, मतलब इसके डेक से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं। इसमें 250 से ज्यादा सैनिकों को डिप्लॉय किया जा सकता है, और इन सभी को रशिया में ट्रेनिंग भी दी गई है। और INS तमाल को दोस्तों इंडियन नेवी अपने वेस्टर्न फ्लीट में डिप्लॉय करेगी, जिसे कि स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आज ही के दिन यानी कि 1 जुलाई 2025 को मुंबई में इंडियन नेवी को उदयगिरी नाम का नया युद्धपोत सौंपा गया है, और ये प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास का दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। और इसे भी भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है, और वॉरशिप ओवरसीइंग टीम मुंबई की निगरानी में इसका निर्माण हुआ है, जिसे कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने तैयार किया है। उदयगिरी की सबसे खास बात यह कि इसमें 70% से ज्यादा कंपोनेंट्स भारतीय हैं, यानी कि स्वदेशी हैं। इसे भारत में बनाया गया है, और ये युद्धपोत दोस्तों स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और सेंसर से लैस है। और INS उदयगिरी इंडियन ओशन रीजन में भारतीय नौसेना की सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत करेगा। वहीं दोस्तों कावेरी डेरिवेटिव इंजन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, और रशिया में अब इसका फाइनल इन फ्लाइट टेस्टिंग होने वाली है। मतलब साफ है कि भारत का स्वदेशी जेट इंजन बनाने का जो सपना है वो एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया है। ये परीक्षण अगर पूरी तरीके से सफल हो जाता है तो 2026 तक इसे सर्टिफाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल तो इसका इस्तेमाल, जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताता आया हूँ, कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियर व्हीकल्स के लिए किया जाएगा, जैसे कि घातक, जो कि एक स्टेल्थ, ऑटोनॉमस और फुल कॉम्बैट कैपेबिलिटी वाला ड्रोन होगा। और कावेरी डेरिवेटिव इंजन का जो थ्रस्ट है वो 50 से 55 किलोन्यूटन तक है, जिसे कि 60 किलोन्यूटन तक अपग्रेड किया जा सकता है। और इसे खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इवन इसका स्टेल्थ
और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है और इसमें एडवांस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। IL-76 पर जब इसका टेस्ट किया जाएगा तो उस दौरान दोस्तों कई सारी चीज़ों को परखा जाएगा, जिसमें कि ये देखा जाएगा कि ये कितनी ऊंचाई तक स्थिरता के साथ चल सकता है, थ्रस्ट बदलने पर ये कैसा व्यवहार करता है, कितनी हीट जनरेट करता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इवन ये भी बात सामने आ रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट भी मिल सकता है। इसीलिए कावेरी डेरिवेटिव इंजन का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है ताकि घातक प्रोजेक्ट को सरकार से पूरा फंड मिल सके। और एक बार ये इंजन जैसे मैंने कहा सर्टिफाइड हो जाता है तो ये भारत का यूकैफ दुनिया के गिने चुने स्टेल्थ फाइटिंग केपेबल ड्रोन्स की कतार में शामिल हो जाएगा। और इवन दोस्तों फिर भारत को इस तरीके के इंजनों के लिए अमेरिका, रशिया, फ्रांस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और इवन घातक जो है वो हमारे भविष्य में मैन्ड और अनमैन्ड फ्लीट कॉम्बैट की एक मजबूत रीढ़ बनेगा। वहीं चाइना ने एक नया ब्लैकआउट बम तैयार कर लिया है, जिसे लेकर दोस्तों पूरी दुनिया में एक अलग ही बहस छिड़ चुकी है। चाइना का ये जो नया बम है दोस्तों वो दुश्मनों के पूरे बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को बंद कर सकता है। इसीलिए इसे ब्लैकआउट बम कहा जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर इलेक्ट्रिसिटी पर होता है, मतलब बिजली सप्लाई ठप यानी कि अंधेरा ही अंधेरा। बकायदा चाइना ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिससे कि काफी टेंशनें हो गई हैं दुनिया भर के देशों में। दरअसल इस वीडियो में लॉन्चिंग के बाद इस बम से 90 छोटे छोटे सब म्यूनिशंस निकलते हैं। ये जमीन पर गिरते हैं, उछलते हैं और फिर फटते हैं। और इन सब म्यूनिशंस के अंदर दोस्तों बहुत बारीक कार्बन के तार यानी कि फिलामेंट्स होते हैं, जो बिजली के तारों और सब स्टेशनों में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उस पूरे इलाके की बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। कोई लाइट, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन सिस्टम या इवन रडार काम नहीं कर सकता है। ये बम 10,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र को अंधेरे में डुबा सकता है और इसका निशाना होता है कमांड सेंटर, पावर हाउस और पूरे संचार तंत्र को निशाना बनाना। हालांकि अमेरिका ने दोस्तों ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम भी किया और इसका इस्तेमाल भी किया। बाकायदा उसने ग्रेफाइट बम का इस्तेमाल किया है। 1991 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने इराक का 85% बिजली का जो नेटवर्क था वो इसी तरह ठप किया था। चीन के बारे में तो ये बात पहली बार सामने आई है। हो सकता है कि इसका इस्तेमाल वो ताइवान के खिलाफ करे। मतलब साफ है कि ये बम जो है वो लोगों को नहीं मारता, लेकिन ये उनकी बिजली, इवन सेना के रडार, इंटरनेट और इवन मिलिट्री के सारे उपकरणों को बंद कर देता है। ये काफी खतरनाक स्ट्रैटेजिक हथियार माना जा रहा है। मतलब बिना गोली चलाए दुश्मन को अंधा करना, यानी कि हमले से पहले चाइना दुश्मन को अंधा कर देगा। चाइना ने इसका नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि ये ग्रेफाइट बम की तरह है। हालांकि भारत को भी दोस्तों इस तरीके की टेक्नोलॉजी को समझकर खुद भी इस तरीके की चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। बाकायदा इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को आगे बुलाना चाहिए, स्टार्टअप्स को आगे बुलाना चाहिए, क्योंकि इवन आपको मालूम है कि चाइना भारत के ऊपर इनका इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन वो पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी देकर पाकिस्तानी हमारे ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।